नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित अभ्युदय सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 1 साल के लिए भंग कर दिया। केंद्र सरकार ने सिटी गैस वितरण क्षेत्र के सीएनजी और पीएनजी सेगमेंट्स में संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण की घोषणा की। 26/11 मुंबई हमले के 15 साल और इस हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भारत की पहलों पर होगी चर्चा। सेबी बोर्ड ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के विनियामक फ्रेमवर्क को आसान बनाया। नासा ने सन स्पॉट्स यानी कि सौर धब्बों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कई कोरोनल मास इजेक्शंस की चेतावनी जारी की। और नाबार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक दलहन, तिलहन और फलों का उत्पादन कम से कम 2030-31 तक उनकी मांग से कम बना रहेगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर आरबीआई से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में स्थित अभ्युदय सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 1 साल तक के लिए भंग कर दिया है। आरबीआई ने बैंक के खराब गवर्नेंस मानकों के कारण ये कदम उठाया है। आरबीआई ने इस अवधि के दौरान बैंक के सामान्य मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया। साथ ही प्रशासक की उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता के लिए सलाहकारों की समिति भी नियुक्त की गई। सहकारी बैंक एक वित्तीय संस्था होती है। ये अपने सदस्यों से संबंधित होती है। ये सदस्य ही बैंक के स्वामी और ग्राहक दोनों होते हैं। सहकारी बैंक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकते हैं। सहकारी बैंक संबंधित राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत होते हैं। इनके बैंकिंग संबंधी कार्य जैसे कि लाइसेंसिंग, परिचालन का क्षेत्र, ब्याज दरें आरबीआई द्वारा शासित होती हैं। वहीं पंजीकरण, प्रबंधन, ऑडिट, परिसमापन आदि संबंधित राज्य सरकार द्वारा शासित होते हैं। ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में किए गए संशोधन के तहत शासित होते हैं। सहकारी बैंकों के समक्ष कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि सरकार का हस्तक्षेप, कम पूंजी आधार, वित्त के लिए आरबीआई और नाबार्ड पर निर्भरता, अधिक बकाया ऋण आदि। सहकारी बैंकों को मोटे तौर पर कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि शहरी सहकारी बैंक। ये शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंक होते हैं। ये आरबीआई के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में आते हैं। वहीं ग्रामीण सहकारी बैंक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विनियमित करता है। सहकारी बैंकों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से कम दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। ये साहूकारों और बिचौलियों का प्रभुत्व समाप्त करते हैं। ये ग्रामीण स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। केंद्र सरकार ने सिटी बायोगैस वितरण यानी सीजीडी क्षेत्र के सीएनजी और पीएनजी सेगमेंट्स में संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण की घोषणा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने चरणवार सीबीजी सम्मिश्रण दायित्व की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सीबीजी के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना है। सीबीओ एक तरह का दायित्व है। इसके तहत पारंपरिक ईंधन और सीबीजी जैसे वैकल्पिक ईंधन को अलग अलग प्रतिशत में मिश्रित किया जाता है। इसका समग्र उद्देश्य पेट्रोलियम के उपयोग को धीरे धीरे कम करना है। ये पहल लगभग 37,500 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही 2028-29 तक 750 सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना में मदद भी करेगी। जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय नीति ने सतत विमानन ईंधन के प्रारंभिक सांकेतिक सम्मिश्रण प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और ये लक्ष्य हैं 2027 में 1% सतत विमानन ईंधन सांकेतिक मिश्रण लक्ष्य और 2028 में 2% SAF सांकेतिक सम्मिश्रण लक्ष्य। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी सतत पहल शुरू की गई है। इसके अलावा गोवर्धन योजना चलाई जा रही है। गोवर्धन यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। सीबीओ यानी कि चरणवार सीबीजी सम्मिश्रण दायित्व। इसका मुख्य उद्देश्य है सीजीडी यानी कि सिटी गैस वितरण के क्षेत्र में संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी की मांग को बढ़ावा देना। इसके अलावा तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात को कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना। सीबीओ के रोड मैप की अगर हम बात करें तो सीबीओ वित्त वर्ष 2024-25 तक स्वैच्छिक होगा। अनिवार्य सम्मिश्रित दायित्व की शुरुआत वित्त वर्ष 2025-26 से होगी। वित्त वर्ष 2025-26, 26-27 और 27-28 के लिए सीबीओ को कुल सीएनजी या पीएनजी खपत का 1%, 3% और 4% हर वित्त वर्ष के अकॉर्डिंग बढ़ाया रखा जाएगा। 2028-29 से सीबीओ 5% होगा। सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी सम्मिश्रण मानकों की निगरानी और उन्हें लागू करेगी। सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस एक ऊर्जा
ऊर्जा समृद्ध गैस है। ये कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर, गन्ने की प्रेस मड, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जैसे बायोमास के अवायवीय घटन से उत्पादित होती है। कंप्रेस बायोगैस में मीथेन 90% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया होता है। इस तरीके की केमिकल कंपोजिशन कई बार पूछ ली जाती है, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। और आइए बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की। 26/11 मुंबई हमले के 15 साल और इस हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भारत की पहलों के बारे में बात करेंगे। 26/11 मुंबई हमले के बाद से भारत के सुरक्षा तंत्र में काफी बदलाव हुए। संस्थागत स्तर पर मजबूती लाने के लिए अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA का गठन किया गया। ये भारत में केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। भारत के समुद्र तट पर समुद्री पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए। महाराष्ट्र ने एक विशिष्ट कमांडो बल फोर्स 1 का गठन किया। एक व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सागर कवच की शुरुआत की गई। इसमें समुद्री सुरक्षा से संबंधित सभी एजेंसियों को शामिल किया गया। भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा का समग्र प्रभार सौंप दिया गया। साथ ही भारतीय तटरक्षक बल को प्रादेशिक जल क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा समुद्री निगरानी के लिए शिपिंग से संबंधित डेटा के संग्रह और प्रसार के लिए गुरुग्राम में सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र IMAC की स्थापना की गई। 20 मीटर से अधिक लंबे सभी जहाजों में एक स्वचालित पहचान प्रणाली लगाना अनिवार्य किया गया। ये जहाज की पहचान और अन्य विवरण प्रसारित करता है। ये 300 सकल टन से अधिक भार वाले जहाजों के लिए AIS यानी स्वचालित पहचान प्रणाली को अनिवार्य बनाने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुरूप है। इसके अलावा सभी मछुआरों को बायोमेट्रिक कार्ड जारी किए जा रहे हैं। वहीं खुफिया जानकारी साझा करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपने मल्टी एजेंसी सेंटर में सुधार किए हैं। इससे इसे 24 घंटे परिचालन में सक्षम बनाया जा सकेगा। वहीं अलग अलग खुफिया एजेंसियां अब मल्टी एजेंसी सेंटर SMAC नेटवर्क पर रियल टाइम सूचनाएं साझा करती हैं। इसके अलावा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड और इंटरेस्ट इंटेलिजेंस सपोर्ट टीम का गठन किया गया। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। सेबी बोर्ड ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के विनियामक फ्रेमवर्क को आसान बनाया। भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बोर्ड ने गैर लाभकारी संगठनों द्वारा SSE के माध्यम से धन जुटाने को बढ़ावा देने के लिए इन उपायों को मंजूरी दी। सेबी ने NPOs द्वारा SSE पर 0 कूपन 0 प्रिंसिपल लिखतों के सार्वजनिक निर्गम के मामले में मिनिमम इशू साइज 1 करोड़ रुपए से घटाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। NPOs द्वारा SSE पर ZCZP लिखतों के सार्वजनिक निर्गम के मामले में मिनिमम एप्लीकेशन साइज 2 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत NPOs सार्वजनिक या निजी रूप से ZCZP यानी 0 कूपन 0 प्रिंसिपल लिखत का निर्गमन कर सकते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की मदद से सामाजिक उद्यम स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से जनता से धन जुटा सकते हैं। इनमें NPOs या लाभ अर्जक सामाजिक उद्यम भाग ले सकते हैं। जब कोई दाता सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी फर्म को दान देता है तो फर्म उस दाता को 0 कूपन 0 प्रिंसिपल लिखत जारी करती है। ये लगभग बॉन्ड के समान ही होता है, लेकिन 0 कूपन 0 प्रिंसिपल लिखत की मैच्योरिटी पर कोई मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं करना होता। सेबी के दिशा निर्देशों के तहत सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए सामाजिक उद्यमों को निर्धारित सूचीबद्ध सामाजिक कार्यों में से किसी एक सामाजिक कार्य में शामिल होना होगा। इन सामाजिक कार्यों में शामिल हैं भुखमरी, गरीबी, कुपोषण और असमानता को समाप्त करने के लिए कोई कार्य करना, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, शिक्षा को समर्थन देना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना और LGBTQIA समुदाय के हितों के लिए कार्य करना। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लाभ। ये सामाजिक उद्यमों और दानदाताओं को साझा प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाता है। ये देश में सामाजिक उद्यमों के वित्त पोषण और विकास को सुगम बनाता है। ये सामाजिक प्रभाव और वित्तीय रिपोर्टिंग के मजबूत मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्रणाली प्रदान करता है। इसके अलावा ये धन जुटाने और इसके उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। नासा ने सन स्पॉट्स यानी कि सौर धब्बों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कई कोरोनल मास इजेक्शन की चेतावनी जारी की। सूर्य के वातावरण के सबसे बाहरी हिस्से को कोरोना कहा जाता है, जिससे प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र बड़ी मात्रा में अंतरिक्ष में मुक्त होते हैं और इस परिघटना को कोरोनल मास इजेक्शंस कहा जाता है। आमतौर पर सन स्पॉट्स समूह के आसपास सौर ज्वाला और सौर पवन के साथ साथ कोरोनल मास इजेक्शंस देखने को मिलते हैं। सौर पवन कोरोना से निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। इस
इस तरह के सनस्पॉट्स सूर्य की सतह पर बनने वाले काले धब्बे हैं, जिनका निर्माण सूर्य के मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों में होता है। इनका रंग काला होता है क्योंकि ये सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में कम गर्म होते हैं। ये कई बिलियन टन कोरोनल सामग्री अंतरिक्ष में मुक्त कर सकते हैं। ये अपने साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी धारण कर सकते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ इनके आकार में वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी की दिशा में सबसे तेजी से आगे बढ़ते कोरोनल मास इजेक्शंस 15 से 18 घंटों में हमारे ग्रह तक पहुंच सकते हैं। कोरोनल मास इजेक्शंस का प्रभाव ये होता है कि इससे ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा का निर्माण होता है। रेडियो संचार बाधित हो सकता है, उपग्रह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, नेविगेशन प्रणाली में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं और अंतरिक्ष यात्री उच्च विकिरण के संपर्क में आ सकते हैं। सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वालाओं की अगर हम बात करें तो सौर ज्वाला सूर्य के वातावरण में विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक तीव्र विस्फोटक है। ये विकिरण सनस्पॉट से जुड़ी चुंबकीय ऊर्जा के मुक्त होने से उत्पन्न होता है। इन्हें शक्ति के आधार पर बी क्लास यानी सबसे छोटा से लेकर सी, एम और एक्स यानी सबसे बड़े तक वर्गीकृत किया गया है। ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त रिक्टर पैमाने के समान है। इसमें प्रत्येक अक्षर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना वृद्धि का संकेत देता है। ये पृथ्वी पर आयन मंडल और रेडियो संचार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार दलहन, तिलहन तथा फलों का उत्पादन कम से कम 2030 से 31 तक उनकी मांग से कम बना रहेगा। नाबार्ड ने 2030 तक भारतीय कृषि वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की संभावनाएं शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये रिपोर्ट भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार की गई। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर अगर हम नजर डालें तो लोगों की आय बढ़ने और जीवन शैली में बदलाव होने के साथ ही उनके खान पान में विविधता आ रही है। लोग अधिक महंगे बागवानी उत्पादों और पशुधन आधारित उत्पादों का अधिक उपभोग कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में संतुलित आहार प्रणाली में तिलहन, दाल और फल जैसी खाद्य वस्तुओं का अनुपात कम रह सकता है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी NMEO-OP मिशन से पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। हालांकि पाम ऑयल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की स्थिति को अधिक अवधि तक जारी नहीं रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑयल पाम की फसल को अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। साथ ही इसके पेड़ लगाने और उसमें फल आने में लगभग 3 से 4 वर्ष लगते हैं। मांग की तुलना में खाद्य उत्पादन के कम बने रहने से आयात पर निर्भरता में वृद्धि होगी। इससे खाद्य पदार्थों के आयात पर और ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी। रिपोर्ट में कुछ नीतिगत सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बाजार अवसंरचनाओं, प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं में निवेश करके कुशल एवं विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला बनानी चाहिए। कृषि आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए निजी भागीदारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे फसल कटाई के बाद होने वाली खाद्य बर्बादी को रोका जा सकेगा। इसके लिए अमूल मॉडल से सीखा जा सकता है। इसके अलावा तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीक में सुधार करने की जरूरत है। किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत बनाने से कृषि विस्तार सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में अधिक मदद मिल सकती है। NMEO-OP के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत 11,040 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य ऑयल पाम के तहत बागवानी क्षेत्र का विस्तार करके देश में खाद्य तेल की उपलब्धता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत रोपण सामग्री, इंटरक्रॉप इनपुट, सीड गार्डन और नर्सरी की स्थापना में सहायता प्रदान की जाती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद। भारत यूरोपीय संघ TTC की बैठक से पहले दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर्स पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत कई क्षेत्रों में सहयोग करने का निर्णय लिया गया है, जैसे कि अनुसंधान और नवाचार, प्रतिभा विकास, साझेदारी, बाजार सूचनाओं का आदान प्रदान। दोनों पक्षों ने TTC की स्थापना एक समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में की है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है। ये प्लेटफॉर्म दोनों पक्षों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी पर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। इसे 2022 में स्थापित किया गया था। इसकी पहली बैठक मई 2023 में आयोजित की गई थी। नेशनल कैडेट कोर NCC ने 26 नवंबर 2023 को अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई। NCC एक स्वैच्छिक संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये देश भर के हाई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कैडेट्स की भर्ती करता है। इसका गठन NCC अधिनियम 1948 के तहत किया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। NCC का उद्देश्य युवाओं में सच्चरित्र, साहस, पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण, निस्वार्थ सेवा जैसे गुणों का विकास करके उन्हें सक्षम नागरिक बनाता है।
एनसीसी रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। एनसीसी का आदर्श वाक्य यानी मोटो है एकता और अनुशासन। अगली खबर है राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना NOSDP। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ने गुजरात के वाडीनार में NOSDCP से संबंधित 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना को ICG यानी भारतीय तटरक्षक ने 1996 में जारी किया था। ICG रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ये भारतीय जल क्षेत्र में तेल रिसाव से संबंधित आपदाओं से निपटने के लिए बनी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना शिपिंग बंदरगाहों और तेल उद्योगों पर लागू होती है। ICG तेल रिसाव से संबंधित मामलों पर भारत का केंद्रीय समन्वयक प्राधिकरण है। 2003 से NOSDCP राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन है। NOSDCP का उद्देश्य है तेल रिसाव का पता लगाना और रिपोर्टिंग के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करना, लागत की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए रिकॉर्ड रखने की प्रक्रियाएं बनाना। कार्बन की सामाजिक लागत। एक हालिया अध्ययन के अनुसार चरम मौसमी घटनाएं लंबे समय में आर्थिक विकास को बाधित कर सकती हैं। साथ ही ये कार्बन की सामाजिक लागत को भी बढ़ा सकती हैं। कार्बन की सामाजिक लागत से मतलब है 1 टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण होने वाली क्षति की लागत। कार्बन की सामाजिक लागत से ये जानने में मदद मिलती है कि जलवायु परिवर्तन को टालने के लिए समाज को कितना त्याग करना चाहिए। नीति निर्माता कार्बन उत्सर्जन के कारण होने वाले उस अतिरिक्त नुकसान का पता लगाने के लिए कार्बन की सामाजिक लागत का विश्लेषण करते हैं, जिन्हें प्राय बाजार आधारित कीमतों में व्यक्त नहीं किया जाता है। कार्बन की सामाजिक लागत का पता लगाकर किसी नीति को लागू करने की लागत और उससे प्राप्त होने वाले लाभ का विश्लेषण किया जाता है। कार्बन की सामाजिक लागत घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण नीति का प्रारंभिक स्तर निर्धारित करती है। अगला टॉपिक है ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स। पहली बार वैज्ञानिक क्षतिग्रस्त पादपों द्वारा छोड़े गए GLVs नामक यौगिकों को दर्ज करने में सक्षम हुए हैं। पादप ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स नामक यौगिकों को मुक्त करके अन्य पादपों को सूचना देते हैं कि खतरा निकट है। ये अन्य पादपों को कीट के हमलों से बचाव के लिए स्वयं को कम स्वादिष्ट और यहाँ तक कि अपचनीय बनाने में भी सक्षम बनाता है। ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स अल्कोहल, एसीटेट और एल्डिहाइड की एक लघु श्रृंखला का समूह है। इन्हें फैटी एसिड से प्राप्त किया जाता है। ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स हेर्बिवोर इंड्यूस्ड प्लांट वॉलेटाइल्स के सामान्य घटक हैं। ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स पादपों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला टॉपिक है दीपोर बील। असम सरकार ने दीपोर बील में वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन संबंधी गतिविधियों की अनुमति देने की इच्छा प्रकट की है। दीपोर बील एक स्थायी ताजे जल की झील है। ये असम के निचले भाग की ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे बड़ी झील है। ये रामसर सूची में शामिल असम का एकमात्र स्थल है। इसके अलावा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र स्थलों में से एक के रूप में भी चयनित किया है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी हैं सफेद आंखों वाला पोचार्ड, ग्रेलेग गूज, बेयर पोचार्ड आदि। दीपोर बील के समक्ष कई खतरे मौजूद हैं, जैसे कि अधिवासियों के लिए आर्द्रभूमि को भरना, प्रदूषण, मछली पकड़ना, पशुओं द्वारा अत्यधिक चारण। सेप्सिस। एक अध्ययन के मुताबिक गरीब और पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों के सेप्सिस से मौत होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। सेप्सिस एक गंभीर बीमारी है। ये तब होती है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी संक्रमण के प्रति बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली की इस अधिक सक्रियता से ये शरीर के ऊतकों और अंगों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। सेप्सिस के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि ज्यादातर मामलों में बैक्टीरिया संक्रमण जिम्मेदार है। हालांकि कुछ मामलों में वायरल या फंगल संक्रमण भी उत्तरदायी रहे हैं। सेप्सिस के लक्षण हैं उच्च हृदय गति या कमजोर नब्ज, बुखार, कपकपी या अधिक ठंड महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई आदि। अगला टॉपिक है चेब्रोलू। चेब्रोलू आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में कई मंदिर बने हुए हैं। इस स्थान पर पूर्वी चालुक्य, वेलनती चोड, काकतीय, पोटा राजुलू और पेरिसचेदी आदि राजवंशों ने राज किया है। यहाँ पर मुख्य मंदिर है चतुर्मुख ब्रह्मेश्वर। ये मंदिर एक तालाब के बीच में स्थित है। ये मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। इसके अलावा है भीमेश्वर मंदिर। इसका निर्माण पूर्वी चालुक्य राजा चालुक्य भीम ने कराया था। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। ये 2 मंजिला मंदिर है जिसमें एक विशाल शिवलिंग विद्यमान है। इसके अलावा है नागेश्वर स्वामी मंदिर। ये एक शिव मंदिर है जो कि 11वीं सदी का है। वहीं आदि केशव मंदिर भी यहाँ पर है। ये स्थापत्य कला की चोल शैली में बना है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर परिसर में स्तंभ है जिनके बाहर की ओर सिंह की खड़ी मुद्रा में आकृतियां निर्मित हैं।
और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। पेरू, यहाँ की राजधानी लीमा है। पेरू में पिछले 6 दशकों में उसकी ग्लेशियर सतह का आधे से ज्यादा हिस्सा लुप्त हो गया है। पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिम दिशा में ये प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यह उत्तर पूर्वी दिशा में कोलंबिया, पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में बोलीविया, दक्षिण में चिली और उत्तर पश्चिम में इक्वाडोर से घिरा हुआ है। पेरू की पर्वत श्रृंखला है एंडीज। यहाँ का उच्चतम बिंदु है नेवाडो हुस्करन। पेरू की प्रमुख नदियां हैं अमेजन, पुरुस और जुरुआ। यहाँ की प्रमुख झीलें हैं टिटिकाका झील। ये पेरू और बोलीविया के बीच स्थित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।